नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे आप सभी को। आज के राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी युवा इस देश की ताकत हैं। लगातार जीवन में आगे बढ़कर इस देश के लिए जीने मरने के लिए आप लोग तत्पर रहें हमेशा, क्योंकि हमेशा युवाओं के बदौलत ही किसी देश की दिशा तय होती है। तो आप सभी को आज के युवा महोत्सव पर और आज पुडुचेरी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए। उसके बाद शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास से। तो आप सभी को नमस्कार। समृद्ध युवा, सुदृढ़ युवा, सक्षम युवा, ये आज के इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव की जो है वो टैगलाइन है। आप सभी को याद होगा कि अनुराग ठाकुर ने थोड़े दिन पहले ही पुडुचेरी से इस टैगलाइन की शुरुआत की थी और आज आप सभी इस युवा महोत्सव के भागीदार बनने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस की याद में आज का यह राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद इस देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, रहेंगे, और जीवन में ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में आता है। जब वो विद्यार्थी जीवन में होता है तो हमेशा स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानकर आगे चलता है, आगे बढ़ता है, अपने कदम बढ़ाता है। तो आप सभी भी स्वामी विवेकानंद के ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के उस मार्ग पर चलकर आप सभी को एक बार फिर ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाना है और स्वामी विवेकानंद के जो मूल्य हैं, उनका जो दर्शन है, उस दर्शन को लेकर आगे बढ़ना है। काली के मठ के मठाधीश्वर रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मानने से पहले उनको अपनी कसौटी पर परख कर देखना और कलकत्ता से निकलकर मां काली के उस मंदिर तक पहुंचना और पूरे विश्व में परिवारजक बनकर घूमना अपने आप में एक बड़ी बात थी और दुनिया ने उनकी स्वीकार्यता फिर हासिल भी की। तो ये सभी बातें हमें जीवन में ध्यान रखना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आज की करंट अफेयर्स की बातों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्तों, आपको कल भी मैंने बताया था कि आरपीएससी में जो है अब आपको यूनिक एक आइडेंटिफिकेशन यानी एक आईडी, यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप एक बार फॉर्म भरा है आपने तो आपको बार बार क्या करने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको बार बार उसको दोबारा से पूरा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। आप उस यूनिक आईडी के तौर पर अपने दोबारा जितने भी फॉर्म है वो सारे के फॉर्म उसे भर सकते हो, यानी वन टाइम वेरिफिकेशन जो है वो सेवा जल्दी शुरू होने वाली है। इसके बाद आपसे आज एक बात करेंगे, असम के कुछ जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और आपको यहां अच्छे से नजर आ रहे होंगे 2, 6, 2, 4, 6 और एक 7। असम में 7 नेशनल पार्क जो हैं उन पर आज हमें थोड़ी बातचीत करनी है। तो जब सवाल आएगा तो उससे रिलेटेड बात भी करेंगे। इसके अलावा राजस्थान में ई बिजनेस जो है, ई बिजनेस, इसको लेकर एक नया पोर्टल जो है वो तैयार किया जा रहा है। जो राजस्थान के 2 जिले जो हैं, एक जिले का नाम है उदयपुर, एक जिले का नाम क्या है, उदयपुर है, और एक जिले का नाम है जोधपुर। इन 2 जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट पर क्या किया जाना है, शुरू किया जाना है। चलिए, इसके बाद है आपके सामने MNIT जो जयपुर है, उस MNIT जयपुर ने अभी हाल ही में किसके साथ, भारतीय वायुसेना जो है उस वायुसेना के साथ विभिन्न तकनीकों को लेकर क्या किया है, एक MOU किया है, यानी एक समझौता किया है। तो उस पर भी हमें आज बातचीत करनी है। चलिए, इसके बाद आपके सामने जो सवाल आने वाला है वो जरा देखिएगा। आज का पहला सवाल क्या है, करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे 12/1/2022 के, और पहला ही सवाल मैंने आपके सामने रख दिया है आज बिना किसी देरी के। तो जरा पहले सवाल का ही आप लोग जवाब दे दीजिएगा। यहां आपके सामने सवाल जो है वो पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको यहां जवाब देना है। सवाल क्या है जरा देखिएगा। 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के नए निदेशक हाल ही में बनाए गए हैं, जिनमें से सत्य कौन सा है यह आपको बताना है। जी सर, आज समझाओगे, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आगे परी जी, क्वेश्चनों के जवाब दीजिएगा। आप सभी मित्रों को एक बार फिर नमस्कार, जो गुड मॉर्निंग करें उनको गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा क्लास लेट स्टार्ट हो पाई है, इस वजह से ज्यादा बातचीत नहीं करते हुए सीधे सवालों पर बातचीत करते हैं। तो चलिए बताइए जरा, इसका सही जवाब आपके सामने क्या आने जा रहा है। सवाल यह है कि 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के नए निदेशक हाल ही में बनाए गए हैं। एक IIT दिल्ली के हैं, IIT इंदौर के हैं, IIT मद्रास के हैं, IIT मड्डी के, IIT है ये,
ठीक है, मडी के। तो इन सभी जो जगह पर नए निदेशक बनाए गए, तो ध्यान रखना आईआईटी दिल्ली का नया निदेशक जो है वो रंगन बनर्जी को बनाया गया है, इंदौर का सुहास जोशी को बनाया गया है, मद्रास का बी कामकोटी को बनाया गया, और मडी में लक्ष्मीधर बेहोश इनका नाम है, वैसे बेहोश, ठीक है, बेहेस है, बेहोश नहीं है, लक्ष्मीधर बेहेस, ठीक है, सही लिखा है, लक्ष्मीधर है, ये घर नहीं है, धर है, लक्ष्मीधर बेहेस इनका नाम है। तो रंगन बनर्जी, सुहास जोशी, बी कामकोटी, लक्ष्मी बेहेस, ये सारे के सारे नाम ये हैं जो नए क्या बनाए गए हैं, 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है उनको लेकर के नए निदेशक इन आईआईटी के बनाए गए हैं। और इन आईआईटी में आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में अगर आईआईटी पूछी जाए तो कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में जोधपुर में क्या स्थित है, आईआईटी स्थित है। तो 4 नए आईआईटी के नए निदेशक किस किस के हैं, दिल्ली के, इंदौर के, मद्रास के, मडी के, रंगन बनर्जी, सुहास जोशी, बी कामकोटी, लक्ष्मीधर बेहेस, ये सभी जो हैं वो नए इनके बनाए गए हैं यहां पर निदेशक। तो चलिए जरा अगले सवाल पर हम देखते हैं क्या है। अगला सवाल अच्छा भी है, यहां पर परीक्षा में पूछे जाने वाला भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है। सवाल यह है आपके सामने कि भैया अभी हाल ही में साइप्रस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कोविड-19 का जो वायरस होता है उसका नाम है सार्स-कोव-2, आपने पढ़ा होगा सार्स-कोव-2, सार्स-कोव, ये है आपके सामने 2, ये किसका वायरस है, तो ये कोविड-19 का वायरस है। कोविड-19 जो है ये तो एक बीमारी है, ध्यान रखना, ये एक क्या है, रोग है, या ये एक क्या है, बीमारी है भैया, ठीक है, ये एक बीमारी है। और ये क्या है, ये इस बीमारी का वायरस है। किस वायरस से होने वाली बीमारी है, तो सार्स-कोव-2 वायरस से होने वाली बीमारी है। अब जरा एक बात और सुनो, यहां पर आपके सामने है वो सवाल, जरा सुनो कि इस सार्स-कोव-2 के एक नए संस्करण का, अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो इस कोविड-19 के नए वेरिएंट के बारे में पढ़ रहे थे, वेरिएंट अलग अलग प्रकार के इसके थे, लेकिन अभी क्या आया है भैया, ये जो वायरस है इसी वायरस का एक दूसरा संस्करण आ गया है, यानी सार्स-कोव-2 का ही दूसरा संस्करण आ चुका है। तो तैयार हो जाइए आप सभी नए इस प्रकार के संस्करण को देखने के लिए। और आपको वैसे भी मालूम होगा कि वर्तमान में ये ओमिक्रॉन का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो ओमिक्रॉन नहीं है, ओमिक्रॉन तो इसका एक नया वेरिएंट ही है, ठीक है। तो सार्स-कोव-2 का नया जो संस्करण आया है वो कौन से देश में खोजा गया, अभी साइप्रस में खोजा गया है। साइप्रस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने ये कहा है कि भाई इसका एक नया वेरिएंट जो है, जो नया संस्करण है वो हमने देखा है, और वो क्या है, वो है आपका डेल्टा क्रोन। क्या है, डेल्टा क्रोन इसका नाम है, डेल्टा क्रोन इसका नाम है। डेल्टा वेरिएंट अलग है, वो डेल्टा क्रोन अलग है, ये ओमिक्रॉन है, वैसे डेल्टा क्रोन है। IHU जो है वो अभी कहां पर खोजा गया, फ्रांस में खोजा गया था। कहां पर, फ्रांस में IHU इस नाम का एक नया वेरिएंट जो है, ये वेरिएंट कहां खोजा गया है, ये वेरिएंट अभी हाल ही में फ्रांस में। अल्फा क्रोन नाम का अभी इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। ये ओमिक्रॉन जो है वो WHO ने किस वाले को दिया था, तो बोत्सवाना जो अफ्रीकी देश है, कौन सा है, बोत्सवाना। इस बोत्सवाना में जो नया वेरिएंट पाया गया था उसको यह नाम दिया गया था। तो मेरे हिसाब से अभी आपको समझ में आ गया होगा, डेल्टा क्रोन नाम का एक नया संस्करण जो है वो सामने आया है। डेल्टा क्रोन, डेल्टा क्या है, डेल्टा क्रोन नाम का एक नया संस्करण जो है वो अभी हाल ही में सामने आया है। तो मेरे हिसाब से इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोविड-19 जो है उसका मूल उत्पादक देश अगर आपसे कोई पूछे तो उसका नाम क्या है, चाइना है। ये आपका जो वायरस है कोविड-19 वाला, मूल रूप से इसकी पहचान किस पशु के माध्यम से की गई थी, यानी आपको पता होगा वैक्सीनेशन जो है जब स्टार्ट हुआ, तो ये सवाल आपका पीछे एक परीक्षा में पूछा जा चुका है, वैक्सीनेशन वाला। तो इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है, मूल जो गाय पशु होता है उस गाय पशु को लेकर इसकी क्या की गई थी, पहचान की गई थी। कोविड-19 जो है इसके नाम रखने की ये सारी शुरुआत यहीं से शुरू हुई थी। तो आप सभी को ये सारी बातें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा आपके सामने क्या आ रहा है। भारत में गतिशील रूप से बदल रहे वित्तीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, यानी हमारे यहाँ रोजाना क्या हो रहा है, वित्तीय परिदृश्य की स्थितियां लगातार बदलती जा रही है।
अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि भारत में गतिशील रूप से बदलते वित्तीय परिदृश्य को ध्यान में केंद्रित करने के लिए एक आंतरिक फिनटेक विभाग की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है। भारत में बदल रहे आर्थिक परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए एक नए फिनटेक विभाग की स्थापना किसके, फिनटेक का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फाइनेंस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो है इसका पूरा नाम है टेक्नोलॉजी। इस प्रकार का फिनटेक पार्क कहां बनाया जा रहा है, राजस्थान में। फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जा रही है, राजस्थान में। तो फिनटेक यूनिवर्सिटी तो बन रही है जोधपुर में, फिनटेक पार्क कहां बन रहा है, ये बन रहा है जयपुर में। इस बात की भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद आपको ध्यान रखना है फाइनेंस टेक्नोलॉजी जो है, ये फाइनेंस टेक्नोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस नाम का, फिनटेक नाम का एक विभाग बनाया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, विभाग बनाया जा रहा है। ये इनमें से किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, आरबीआई के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड जो है वो कृषि क्षेत्र का बैंक है, कृषि क्षेत्र का क्या है, कृषि क्षेत्र का बैंक है। कृषि क्षेत्र में किसानों को बैंक जो ऋण देते हैं, उन बैंकों को ऋण देने का काम किसका है, नाबार्ड का है। यानी कृषि क्षेत्र के जो बैंक हैं उनको पैसा उधार देना है, तो ये काम कौन करेगा, ये आपका नाबार्ड करेगा, ये ध्यान रखना। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, आपको ये भी पता होना चाहिए। प्लस अब हम बात करेंगे ऊपर वाले दो की। पहले मैं सारी बात आपको पहले समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये इंपॉर्टेंट बातें जो हैं इनको समझने की कोशिश करना। एक आपके सामने लिखा है विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है 1944 में एक सम्मेलन हुआ मेरे दोस्तों, जिसका नाम था ब्रेटन वुड सम्मेलन। क्या था, ब्रेटन वुड सम्मेलन। ये पूछा जा चुका है परीक्षा में, ब्रेटन वुड सम्मेलन। इतिहास विषय के व्याख्याता का पेपर जो है, सब्जेक्ट का, इतिहास व्याख्याता का जो पेपर होता है उसमें सब्जेक्ट के पेपर में यह पूछा गया कि विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के तहत की गई थी। जी हां, 12 जुलाई 1982 को हुई थी, मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो चलिए अभी बात हम WB की कर रहे हैं। 1944 में एक सम्मेलन हुआ ब्रेटन वुड सम्मेलन में, उसी ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत इस स्थापना की गई। और जॉन मेनार्ड किन्स जो है, जॉन मेनार्ड किन्स, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इसी सम्मेलन में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व करेंसी जो है उसकी घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व करेंसी जो है, वो करेंसी कौन सी बनाई गई थी उस वक्त, वो बनाई गई थी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बनाया गया। आपको यह ध्यान होना चाहिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध की घटना चल रही थी, उस द्वितीय विश्व युद्ध से दुनिया के अधिकांश देश इसके आगोश में लिपट चुके थे। उस समय दुनिया को विकसित करने के लिए, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, दुनिया में आर्थिक सहयोग करने के लिए इस प्रकार के बैंक की स्थापना की गई थी। तो मेनार्ड किन्स जो है, ये ध्यान रखना, ब्रेटन वुड सम्मेलन ध्यान रखना। इसी सम्मेलन के तहत जब 27 दिसंबर का दिन आया, 27 दिसंबर 1945 का दिन आया, उस दिन इसकी क्या की गई थी, स्थापना। यानी वैसे हम पढ़ते हैं 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई, लेकिन सही एग्जैक्ट डेट आप ध्यान रखना वो कौन सी है, 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। ब्रेटन वुड सम्मेलन का आयोजन 1944 में किया गया था। वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है, मुख्यालय है। ये भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। अब ये विश्व बैंक है, इसमें एक जो काम करने का तरीका है या इसके जो बोर्डिंग कमेटी है वो किस प्रकार की है। इसमें एक एमडी होता है मेरे दोस्तों, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है इसका, एक कार्यकारी परिषद होती है यानी एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है वो इसमें होती है। इसके अलावा इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जो है वो भी काम करता है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में जो इसके 189 देश है, उन 189 देशों के प्रतिनिधि जो है उनको क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना। यही ठीक इसी प्रकार का ढांचा एमडी है, ईसी है, बीओजी है, यानी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जो है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एमडी है। यही खाका आईएमएफ का होता है। आईएमएफ का भी सेम यही खाका है। आईएमएफ में भी 189 देश हैं। ठीक है, और अंतिम जो देश है इसका वो नारू है, ध्यान रखना। कौन सा देश है, नारू। 189वां देश इसका शामिल किया गया है। और इसमें और भी बात आपसे की जा सकती है। ठीक है, आईएमएफ और
बी जो है IMF और प्लस विश्व बैंक, इन दोनों को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड जुड़वा कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से इन्हें जाना जाता है। ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से इनको क्या किया जाता है? जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। और IMF का जो MD होगा वो हमेशा कोई यूरोपीय होगा। क्या होगा? हमेशा कोई यूरोपीय होगा। ये इस ब्रेटन वुड सम्मेलन में तय किया गया था। जैसे अभी आपको पता होगा IMF के जो वर्तमान में है वो कौन है? तो क्रिस्टीना लेगार्ड का नाम आपने सुना होगा। क्रिस्टीना लेगार्ड जो है वो वर्तमान में इसके क्या है? प्रमुख हैं। तो ये हमेशा एक यूरोपीय व्यक्ति होगा IMF के अंतर्गत। ब्रेटन वुड जुड़वा किन किन को कहा जाता है? अगर ये पूछा जाए तो आपको जवाब देना है IMF और किसको? वर्ल्ड बैंक को यानी विश्व बैंक को कहा जाता है क्या? ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से इन दोनों को जाना जाता है। इसमें भी सारी यही है, ठीक है। भारत में IMF का BOG यानी बोर्डिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल में हमारा एक तो RBI का जो गवर्नर है वो और प्लस हमारे वित्त मंत्री जो है उसमें मेंबर के रूप में होते हैं। भारत जो है वो श्रीलंका और भूटान का भी इसमें नेतृत्व करता है। किसका? श्रीलंका और भूटान का नेतृत्व भी कौन करता है? तो भारत करता है। कहां पर? इस IMF की बोर्डर ऑफ गवर्निंग जो काउंसिल है इसकी, इस काउंसिल में भारत इनका क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। ये भी बात आपको ध्यान रख लेनी है। अभी कुछ और बातें इस पर मैं लिख दूंगा, यही इस सवाल का जवाब देने के बाद लिख दूंगा। कुछ और बातें भी बच गई है। फिनटेक विभाग जो है, इस फिनटेक विभाग की स्थापना अभी हाल ही में RBI के द्वारा की जा रही है। क्या की जा रही है? RBI के द्वारा इसकी की जा रही है स्थापना। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करने का काम या मार्केट जो है उस मार्केट को नियंत्रित करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये RBI के द्वारा किया जाता है। अभी मैंने कल भी आपसे पूछा था कि भारत में आज के दिन सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, तो कल आपको मैंने बताया था सार्वजनिक जो बैंक हैं, इन सार्वजनिक बैंक में 11 बैंक जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जिनको राष्ट्रीयकरण करके बनाया। एक SBI आपका है जिस SBI को RBI से भारत सरकार ने खरीदा था। कुल मिलाकर 12 बैंक ऐसे हैं आज की तारीख में जो सार्वजनिक यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उनको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सभी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। हाँ जी, तो इन सभी को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब जो है RBI या RBI ने अभी हाल ही में फिनटेक विभाग जो है उसकी क्या की है? स्थापना की है। विश्व बैंक नहीं होगा, IMF नहीं होगा, ये दोनों ब्रेटन वुड जुड़वा हैं। ये दोनों क्या है? जुड़वा है। जिसमें ज्यादा खतरनाक IMF है, ठीक है। IMF में अभी एक भारतीय महिला को डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ को, भारतीय मूल की किसको? गीता गोपीनाथ को। गीता गोपीनाथ जो है, गीता गोपीनाथ, इसको क्या किया गया है? यहां पर IMF में डिप्टी डायरेक्टर जो है, डिप्टी डायरेक्टर के पद पर इन्हें अपॉइंट किया गया अभी हाल ही में। ये बात भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, हाँ, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं आगे। अभी कुछ और बातें अगर मैं आपको इसके संबंध में बताऊं तो जरा सुन लीजिएगा भैया। ये आपका विश्व बैंक है। इस विश्व बैंक के बारे में अगर बात करें तो इसमें 2 तरीके के अलग अलग भागों में इसको बांटा जाता है। इसमें कुछ समावेशी संस्थाएं हैं, समावेशी विकास की संस्थाएं, समावेशी विकास की क्या है? विकास की संस्थाएं हैं, इसके अंतर्गत संस्थाएं हैं। और इधर वाले में आपके निवेशित संस्थाएं हैं। क्या है? निवेशी संस्थाएं, निवेशी और संस्थाएं यहां पर शामिल हैं। इसमें कुछ अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं। जैसे इसके अंतर्गत कुछ संस्थाओं के नाम अगर मैं लिखूं यहां पर, तो एक आपका IBRD है, ठीक है, एक है आपका IDA है। इन दोनों की स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो IBRD की स्थापना जो है वो 1945 में की गई और IDA की स्थापना जो है वो 1960 में की गई थी, ठीक है। इसको IDA को विश्व बैंक की उधार की खिड़की कहा जाता है। विश्व बैंक की क्या कहा जाता है? उधार की खिड़की के नाम से जाना जाता है। उधार की खिड़की के नाम से क्या किया जाता है? इसे जाना जाता है, ठीक है। लेकिन इस निवेशी संस्थाओं में बात करें तो एक तो होता है इंटरनेशनल फाइनेंस काउंसिल होती है इसमें, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। एक ICSID होती है जिसकी स्थापना 1966 में की गई। एक इसमें
MIGP होती है, जिसकी स्थापना भी 1966 में की गई। लेकिन ये सब आपको याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ठीक है, आपको सिर्फ विश्व बैंक की और IMF का जो मूल ढांचा है, ऊपरी ढांचा, ठीक है, ये किस लिए काम करते हैं, क्या क्या इनकी जो शुरुआती स्थितियां हैं वो रही हैं, विश्व युद्ध के बाद किस प्रकार ये सहायता प्रदान करते हैं, देशों को सहायता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है बस, बाकी ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने है मेरे मित्रों, वो क्या है जरा देखिए। गंगा सागर मेला, अभी एक कोर्ट के आदेश के बाद इस मेले के आयोजन को मंजूरी मिली है। ये गंगा सागर मेला 10 जनवरी से 16 जनवरी तक कहां आयोजित किया जा रहा है, आपको ये बताना है। ये गंगा सागर जगह ही है, एक जगह है, कहां पर आपको ये बताना है। इस गंगा सागर मेले का आयोजन जो है वो कब से कब तक किया जाएगा, तो 10 से लेकर के 16 जनवरी तक, 10 से 16 जनवरी तक इस मेले का क्या किया जाना है, आयोजन किया जाना है। तो इसका आयोजन कहां किया जाना है, आप यह बताइएगा, जरूर बताओ। महाराष्ट्र होगा क्या, पश्चिमी बंगाल होगा क्या, मणिपुर होगा क्या, केरल होगा क्या, इनमें सही जवाब आपका क्या है जरा बताइए। तब तक एक बात मैं आपसे और कर लेता हूं जो हमें करनी थी। आपको पता होगा कि स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बारे में मैंने 1-2 दिन पहले आपसे सवाल पूछा था। राष्ट्रीयकरण किसका, स्वेज नहर का। उस स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण अभी याद आ गया तो बता देता हूं, 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण जुलाई में किया गया था। आपको पता होगा ये उपनिवेश और साम्राज्यवाद के दौर में पूरा जो मिस्र है, मिस्र जिसको अपन कह रहे हैं, ये मिस्र साम्राज्यवाद के आगोश में लिपटा हुआ था। और यहाँ के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था, राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था, अब्दुल नासिर था। अब्दुल क्या था, नासिर। अब्दुल नासिर ने ही इसका क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया था, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अभी आपने हिंदी दिवस मनाया है 2-3 दिन पहले ही, तो 10 तारीख को 1955 को आपने राजभाषा आयोग जो है, क्या है, भाषा आयोग, राजभाषा आयोग जिसको अपन कहते हैं, इस आयोग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इस भाषा आयोग का नेतृत्व करने वाले थे बीजी खेर। बीजी खेर के नेतृत्व में इस भाषा आयोग का गठन कब किया गया था, 1955 में किया गया था। एक मेरे बात याद और आ रही है, चुनाव अभी चल रहे हैं, चुनाव में भ्रष्टाचार जो होता है ना, चुनाव में भ्रष्टाचार या अपराधीकरण, ये अपराधीकरण, ये 2 चीजें, क्योंकि कल के दिन आपने उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ देखा होगा। उत्तर प्रदेश में अधिकांश नेता, जो कुछ विधायक थे वहां के, वो विधायक जो हैं वो अपनी मूल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किस पार्टी में जाकर शामिल हो गए, वो अपनी सपा पार्टी में शामिल हो गए। तो ये सारा काम राजनीति में जो होता है वो अपराधीकरण को और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला होता है। ये अपराधीकरण जो है, इसकी जांच करने के लिए या इसके बारे में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम भी आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखना है, वो है NN वोहरा समिति। NN वोहरा समिति जो है, वोहरा कह दीजिए, वोहरा कह दीजिए, ये NN वोहरा समिति का गठन किया गया था इसकी जांच करने के लिए या इस प्रकार के विषयों पर सरकार को सुझाव देने के लिए। हमें ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। 1955 में भाषा आयोग, बीजी खेर, और आर्टिकल अगर आपको ध्यान रखना है तो 343 आर्टिकल जो है वो राजभाषा से संबंधित है। हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, राजभाषा है हिंदी हमारी। तो भाषावाद भी जो है, यानी क्षेत्रीयवाद और भाषावाद जो है, ये भी हमारा एक क्या है, देश के खिलाफ जैसे भ्रष्टाचार है, अपराधीकरण है, वैसे ही अलग अलग क्षेत्रवाद है, ये भी समस्याएं देश के सामने खूब हैं। तो अभी हमें क्या याद रखना है, गंगा सागर मेले का आयोजन कहां आयोजित किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता में। पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता जो है, वहां पर एक जगह जिसका नाम है गंगा सागर, और कोर्ट जो है, इस कोर्ट की अनुमति के बाद इस मेले का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। गंगा सागर मेले का 10 से लेकर 16 जनवरी तक आयोजन होगा। कलकत्ता में आपको पता है दुर्गा पूजा बड़े व्यापक स्तर पर की जाती है। दुर्गा पूजा जो है बड़े व्यापक स्तर पर यहां पर की जाती है। इस दुर्गा पूजा को यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने क्या कर लिया है, दुर्गा पूजा को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत इसे शामिल कर लिया है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपके जहन में बैठ गई होगी कि भैया यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है
और इधर क्या चल रहा है, ये सारी बातें आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। तो मेरे हिसाब से आपको जानकारियां हो गई होगी कि दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है और पश्चिमी बंगाल में सरकार किसकी है, तो ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है, इस कांग्रेस पार्टी की यहां पर क्या है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की यहां पर सरकार है और ममता दीदी यहां की क्या है, सीएम है। ममता दीदी, ममता बनर्जी जो है यहां की क्या है, सीएम है। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बात, प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद जो है, या फिर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विवेक देब्रॉय का नाम आपने सुना होगा, देब्रॉय, इनके नेतृत्व में अभी हाल ही में जो क्या किया गया था, एक वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का एक सर्वेक्षण जारी किया गया था। उस सर्वेक्षण में ये आपका पश्चिमी बंगाल जो है वो सबसे टॉप पर रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या आने वाला है, जरा देखो भैया। घड़ियाल संरक्षण के लिए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के आकार में 3 गुना से अधिक विस्तार किया जा रहा है। जरा इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आओ तो चलिए, ये आपका 5वां सवाल है आज का, और 5वें सवाल के बारे में जरा ध्यान से पढ़िएगा। घड़ियाल संरक्षण के लिए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के आकार में 3 गुना अधिक विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। यह किस राज्य में स्थित है, यानी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है। यहां क्या किया जाएगा, घड़ियालों की बढ़ती हुई संख्या जो है, घड़ियालों की बढ़ती संख्या को लेकर इनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने इसका जो क्षेत्र है इसको 3 गुना करने को लेकर एक अधिसूचना अभी हाल ही में जारी कर दी है। राजस्थान में घड़ियालों की शरण स्थली किसको जाना जाता है, तो राजस्थान में चंबल का नाम आपने सुना होगा। चंबल के डाकू, चंबल के भीड़ और चंबल के घड़ियाल बड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये चंबल जो है, इस चंबल का क्षेत्र जो है वो घड़ियालों के लिए क्या है, बड़ा प्रसिद्ध है। अभी आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये ओरांग जो आपका नेशनल पार्क है जिसके आकार में 3 गुना वृद्धि करने को लेकर यहाँ की राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, ये कौन से राज्य में स्थित है। क्या उड़ीसा में है, क्या मेघालय में है, क्या असम में है, क्या बिहार में है। बिहार में नीतीश बाबू की सरकार है, आपको पता होगा। बिहार का मामला खराब है, बिहार बेरोजगारी के मामले हो, ठीक है, बेरोजगारी का मामला हो, बिहार में शिक्षा का मामला हो, बिहार में किसका मामला हो, शिक्षा का मामला हो, बिहार में चिकित्सा का मामला हो, हर क्षेत्र की दृष्टि से बिहार क्या है, किसी भी सर्वेक्षण को उठाकर देख लीजिएगा बिहार की स्थिति खराब नजर आ रही है। अभी बिहार जो है इसमें क्या किया गया आपको पता होगा, एक वाल्मीकि यहां पर टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व है। एक नया टाइगर रिजर्व यहां पर बनाया जाना है जिसका नाम होगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है। इस कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या किया जाना है, टाइगर रिजर्व बनाया जाना प्रस्तावित है। अभी तक एक ही टाइगर रिजर्व है बिहार में जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। नया टाइगर रिजर्व जिसको बनाए जाने का प्रस्ताव एनटीसीए द्वारा भेजा जा चुका है उसका नाम है कैमूर, आपका कैमूर टाइगर रिजर्व है। हाँ जी, असम का मानस है, काजीरंगा है, डिब्रूगढ़ है, डिब्रू साईगोवा है। ठीक है, माजुली द्वीप भी यहाँ का बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, नदी द्वीप उसके नाम से जाना जाता है, नदी द्वीप उसे कहते हैं माजुली द्वीप को। और माजुली द्वीप को जो है बड़े अच्छे ढंग से आप सब लोग जानते हैं, परीक्षा में खूब आता है। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या है, असम है। घड़ियाल संरक्षण के लिए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको विस्तार करना है और यह किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में ये क्या है, स्थित है। आपको मैंने इसके मैप के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की थी थोड़ी देर पहले, अगर आपको ध्यान हो तो ये देखिएगा, ये वाला जो मैप आपको नजर आ रहा है ये किसका है, ये असम के ये सातों के सातों जो आपके सामने पार्क हैं उनके संबंध में ये सवाल मैंने आपके सामने रखा था। तो जरा इसको एक बार देख लीजिएगा कहां कहां पर कौन कौन से हैं। ये देखो जरा, यहां पर आपके सामने जो है वो आ रहा है ये मुद्दा, तो जरा देखो, पहला है ये रामिनो, ये मानस, ये ओरांग राष्ट्रीय उद्यान यहां पर स्थित है, ओरांग यहां पर स्थित है। इसके अलावा नामेरी है, काजीरंगा है,
दिहांग पटकोई है, डिब्रू साइगोवा है। ये इस प्रकार के 7 नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ये 7 नेशनल पार्क आपके असम में स्थित है। कहां पर है? असम में 7 नेशनल पार्क के नाम मैंने लिख दिए आपके सामने, ठीक है। रायमोना जो नेशनल पार्क है वो यहाँ का 2021 में इसे सर्टिफाइड किया गया था, 6ठा नेशनल पार्क है यहाँ का। जून 2021 में डिंगी पटकी जो नेशनल पार्क है उसको क्या किया गया था? नोटिफाइड किया गया था। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। असम, ठीक है, हेमंत विश्वा जी हैं, जगदीश मुखी जी हैं, मानस है, काजीरंगा है, अरे भाई सब लिख दिया आपने, वेरी गुड। दोहिंग पटकोई है, रायमोना है, ठीक है जी। चलिए, इसका सही जवाब आपका क्या है? जो अभी सवाल हम पढ़ रहे थे, तो ये 7 के 7 नेशनल पार्क एक राज्य जिसका नाम क्या है? असम है। इस असम के अंतर्गत पड़ते हैं। और अभी ये जो आपका ओरांग है, यहां पर किसके लिए? घड़ियालों की संख्या को बढ़ता हुआ देखकर घड़ियाल संरक्षण के लिए, घड़ियाल संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है? इसका क्षेत्रफल 3 गुना करने के संबंध में, इसका क्षेत्रफल 3 गुना करने के संबंध में यहां के राज्य ने क्या कर दिया है? अधिसूचना जो है वो इसके संबंध में जारी कर दिया है, ठीक है। चलिए, नया अगला सवाल आपके सामने जरा देखिएगा क्या है और किस पर सवाल पर हमें और बातचीत अभी करनी है। तो ये नेक्स्ट सवाल आपके सामने मैं रख देता हूं, ये रहा। जरा बताओ भाई, इस सवाल का जवाब क्या होगा और क्या क्या बातें हमें इसके संबंध में करनी है, वो सारी बातें करते हैं। आजा भाई आजा। ये रहा नेक्स्ट सवाल आपका। अफगानिस्तान में मानवीय संकट को देखते हुए वहां गेहूं व दवाओं हेतु भारत का सहयोग जो है वो कौन सा देश करेगा? जिस देश ने ऐसा कहा है, ठीक है। चलिए, ओरांग, असम, काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है जी। हाँ, रविंद्र कुमार जी, एक्टिव कैसे होते हैं जरा बताइए तो सही। यहां पर लिखा हुआ है अफगानिस्तान में मानवीय संकट को देखते हुए वहां गेहूं और दवाएं। अफगानिस्तान के बारे में आप सभी जानते हैं कि तालिबान जो है, ये तालिबानी संगठन जो है, तालिबानी संगठन, इस संगठन ने पिछले दिनों आपको पता होगा तालिबान ने यहां कब्जा कर लिया। एक तरीके से दुनिया में यह आतंकवादी संगठन के नाम से जाना जाता है। आतंकवादी संगठन के नाम से क्या किया जाता है? यह जाना जाता है। मूल रूप से इस तालिबानी संगठन को बढ़ावा भी अमेरिका ने दिया था। किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। अमेरिका ने रूस और चाइना के खिलाफ, किसके खिलाफ? रूस और किसके खिलाफ? चाइना के खिलाफ, चीन के खिलाफ इस प्रकार के संगठनों को तैयार किया था जिसका नाम था तालिबानी आतंकवादी संगठन जो है। अमेरिका ने इसको बढ़ावा दिया था, लेकिन अब ये किसके लिए सबसे बड़ा नासूर बना है? ये अमेरिका के लिए नासूर बना। अमेरिका को जो है वो अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा है। तो इसमें गेहूं और दवाओं की आपूर्ति भारत ने करने का वादा किया था अफगानिस्तान से, लेकिन अब भारत का इसमें सहयोग करने के लिए एक कौन सा देश है जिसने सहयोग करने के लिए इस देश के साथ बातचीत कही है कि हम आपका क्या करने वाले हैं? सहयोग करने वाले हैं। तो उसका जरा बताइएगा, ठीक है, क्या इसका सही जवाब होगा? चलिए, ईरान होगा या तेरान अरब देश, तोमान, ठीक बात है। चलिए, इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा देश है जो इसमें सहयोग कर रहा है। क्या यूएई कर रहा है, कतर कर रहा है, इराक कर रहा है या ईरान कर रहा है? तो देखिए, अमेरिका की बात हमने की थी, तो अमेरिका एक महाशक्ति है दुनिया की। आपको ये बात बताने में और देखने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश की 3 ट्रिलियन के आसपास की जीडीपी है। टोटल हम इतना प्रयास कर रहे हैं, अभी भी इतनी है नहीं। इतना पैसा अमेरिका जो है वो अपनी सैनिक क्षमता पर खर्च करता है। जितने हमारे देश की कुल क्षमता नहीं है आय की, उतनी सैनिक क्षमता पर ये क्या करता है? खर्च करता है। दुनिया के लगभग सभी देशों में, लगभग ये मान लीजिएगा कि 40 से 50 देश ऐसे हैं जहां पर इनके सैनिक अड्डे स्थापित हैं। क्या है? सैनिक अड्डों की स्थापना इन्होंने कर रखी है। हमारे देश की जितनी सेना की ताकत नहीं है, उतनी तो एक एक देश में इसकी सेना निवास करती है। यह भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो है वो कौन कौन से देश है? जहां पर एक देश है जिसका नाम है, आपने जर्मनी का नाम सुना होगा, जर्मनी और जापान। सबसे ज्यादा इनकी सेना जो है वो जापान में है, उसके बाद जर्मनी में है, ये ध्यान रखना। और एक ही अड्डा जहां पर सबसे ज्यादा सैनिक रहते हैं वो आपका देश है कतर। वहां कतर में एक ही अड्डे पर सर्वाधिक सैनिक यहां पर रहते हैं।
तो दुनिया के 40 से 45 देश ऐसे हैं जहां पर इन्होंने अपने सैनिक अड्डे क्या कर रखे हैं, स्थापित कर रखे हैं। कई देशों की कुल जनसंख्या नहीं होगी उतने उतने इनके एक एक जो अड्डा है, सैनिक अड्डा, उस पर इतने इतने सैनिक यहां पर इनके क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है जरा सुनिएगा। ईरान इस सवाल का सही जवाब है। ईरान ने भारत की क्या की है सहायता, किसके मामले में, एक तो अफगानिस्तान में गेहूं मुहैया कराने के लिए, एक अफगानिस्तान में दवाएं जो हैं, इन दवाओं की आपूर्ति करने के लिए ईरान ने सहयोग का आश्वासन दिया है। आपको यह भी पता होना चाहिए जब भारत कर ही नहीं सकता वहां इतने काम, तो क्यों खामखा वहां जा रहा है, फंस रहा है, क्यों इन तालिबानियों की हेल्प करना चाहता है। अफगानिस्तान में रह रहे लोग जो हैं उनकी बड़ी आवश्यकताएं हैं और भारत जो है वहां पर इस प्रकार की कई चीजें उत्पादित होती है जो उन देशों को भारत बेच सकता है। तो भारत के लिए एक व्यापार की दृष्टि से भी वो देश इंपॉर्टेंट है। और इधर वाले देश जो खाड़ी देश उनसे लगते हैं, भारत को चाहिए वहां से सस्ता तेल चाहिए, भारत वहां से तेल मंगवाना चाहता है, तो इस वजह से उन देशों के साथ संबंध मधुर बनाने पड़ेंगे। तो अपने विदेश नीति के तहत भारत ऐसा करना चाह रहा है। तो यहां ध्यान रखना, अमेरिका के सबसे ज्यादा सैनिक कहां पर रहते हैं, तो जापान में रहते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। जापान में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जापान को नस्तानाबूद कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा, 2 परमाणु बमों का उपयोग किया गया। उसके बाद से जापान में सर्वाधिक सेना रखता है आज भी अमेरिका, 2 नंबर पर जर्मनी में रखता है सबसे ज्यादा सेना, और एक ही स्थान जहां सबसे ज्यादा सैनिक अमेरिका के रहते हैं उस स्थान का नाम है कतर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। महाशक्ति के कारण क्या क्या है, एक तो सैनिक क्षमता है इनकी, एक क्या है, सैनिक क्षमता जो है वो एक बड़ा कारण है। सैनिक क्षमता का मूल कारण जो है वो आर्थिक तंत्र है। क्या है, आर्थिक तंत्र इस देश का बड़ा मजबूत है। कई देशों की इतनी पूरी जीडीपी नहीं है जिससे ज्यादा ये सैनिक जो साजो सामान है उस पर इतना खर्चा ये करता है। जी हाँ, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका देखिएगा क्या है, यहां है भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ये अच्छा सवाल है परीक्षा के लिहाज से और आपसे इस पर सवाल पूछा भी जा सकता है। तो जरा बताइएगा भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, उसका नाम। ठीक है, जरा बताइए क्या है। जी हाँ सर, मैं जापान जाऊं, जापान नहीं अमेरिका जाइए। हाँ, फुकाकू कंप्यूटर है। चलिए जी, यहां पर लिखा है भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है। 73वें के बारे में पूछा जा रहा है। हम लोग 72 तक बात कर चुके हैं आज तक, अब बात करेंगे किसके बारे में, 73वें ग्रैंड मास्टर के बारे में। तो जरा सुनिएगा, विश्वनाथ आनंद भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद विजय लक्ष्मी प्रथम महिला जो है, फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन है, तो विजय लक्ष्मी है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अभिमन्यु जो है वो, अभिमन्यु क्या है, सबसे युवा है, सबसे युवा जो है वो कौन है, अभिमन्यु है, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद भरत सुब्रमण्यम जो है अभी हाल ही में 73वें ग्रैंड मास्टर बने। कितनेवें, 73वें ग्रैंड मास्टर जो है वो शतरंज के बने हैं, शतरंज के बादशाह, शतरंज के बादशाह। यानी सीधी सी बात है, शतरंज का अगर किसी को बादशाह बनना है तो अपने जीवन काल में ग्रैंड मास्टर उसे बनना होता है। तो जीवन में एक बार इन्होंने ऐसा प्रयास किया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभिमन्यु सबसे युवा है, 72 मित्राब हुआ है, और ये आपके भरत जो हैं वो 73वें हैं। तो आपसे 73वां पूछा जा सकता है। सबसे युवा अभिमन्यु है, और थोड़े दिन पहले आपने ऋषभ के बारे में भी बातचीत की थी, लेकिन वो अब सब बातें छूट जाए क्योंकि ऐसे सारे याद आपको करने नहीं है। तो ये सब बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो भरत सुब्रमण्यम अब है, जब तक कोई नया ग्रैंड मास्टर नहीं बन जाता है। चलिए अगला सवाल, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जो ओपेक जिसको अपन कहते हैं, ओपेक क्या है, जो पेट्रोलियम उत्पादक देश है उनका एक संगठन है, ओपेक के नाम से उसे जाना जाता है। इसका नया महासचिव हाल ही में किसे बनाया गया, ओपेक का महासचिव अभी हाल ही में नया किसे बनाया गया, हेथम अल घिस को, आयशा मलिक को, आंग सान सू की को, विजय पॉल शर्मा को। तो विजय पॉल, हाँ जी 69 हर्षित राजा है, बात सही है आपकी। 17वें राजा ऋत्विक है, 71वें संकल्प गुप्ता है, 72वें मित्राब गुआ है। ये सब आपको रिवीजन क्लास में जब वीडियो के एग्जाम से पहले हुई थी तो उसमें सब ये आपको पढ़ा दिया कि हर्षित राजा 69 है, ऋत्विक राजा 70 है, 71 संकल्प गुप्ता है,
72 मित्राब गुआ और 73 आपके भरत सुब्रमण्यम आई गए। तो अब आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उसका जवाब आपको देना है। ठीक है, यहां क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देश जिसे हम ओपेक के नाम से जानते हैं, उसके नए महासचिव हाल ही में किसे बनाए गए? तो ध्यान रखना, हेथम अल घिस, हेथम अल घिस जो है, इनको अभी हाल ही में इस ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है। ओपेक जो है, ठीक है, ओपेक का क्या किया गया है? इसे महासचिव बनाया गया है, महासचिव बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद आयशा मलिक जो है वो पाकिस्तान जो है वहां पर कोर्ट में, पाकिस्तान जो है वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला के रूप में इन्हें जाना जा रहा है। आंग सान सू की को यहां पर म्यांमार जो है, म्यांमार की जो सैनिक अदालत है, यानी यहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सैनिक अदालत ने इन्हें 4 साल की सजा जो है वो दी है आंग सान सू की को। कितने साल की? 4 साल की सजा अभी हाल ही में सुनाई है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात भी याद हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, तो यहां पर है हेथम अल घिस जो है वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक जो है उसके नए महासचिव हाल ही में इन्हें क्या किया गया है? बनाया गया है। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं मित्रों। अगला सवाल आपके सामने क्या है, ये रहा बंधुओं 9वां सवाल। हाल ही में आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ये बता दीजिए हमें तो कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां शुरू की है? यानी वैन के माध्यम से अब जो शहद है उसके प्रोसेसिंग की वैन सेवा शुरू की है। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है वो अभी हाल ही में शुरू की गई है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। केवीआईसी, ये केवीआईसी जो है ना मेरे मित्रों, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है वो एमएसएमई विभाग के अंतर्गत आता है, एमएसएमई विभाग के अंतर्गत आता है। और ये जो एमएसएमई विभाग है, ये एमएसएमई विभाग जो है इसके जो प्रमुख हैं वर्तमान में केंद्र में मंत्री जो है उनका नाम आपने सुना होगा। महाराष्ट्र से राणे जो हैं वो यहाँ के क्या हैं, कौन से राणे हैं, इनका पूरा नाम क्या है बताइए जरा। आपको बताया था पिछले दिनों उद्धव सरकार ने क्या कर दिया था, उद्धव ठाकरे सरकार ने, ठीक है, नारायण राणे जो है, लिख देता हूं चलो, नारायण राणे, ये नारायण राणे साहब जो है एमएससी मंत्रालय के मंत्री हैं। उद्धव ठाकरे सरकार ने इन्हें क्या कर दिया था, जेल में डाल दिया, भाई साहब को ठूस दिया रात को ही, ठीक है, पुलिस को। लेकिन इन्होंने ऐसा काम क्या किया, गलत किया। तो केवीआईसी जो है वो एमएसएमई विभाग के अंतर्गत आता है जिसके मंत्री नारायण क्या है, राणे हैं। अभी हाल ही में मोबाइल प्रोसेसिंग वैन सेवा इसी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा शुरू की गई। थोड़े दिन पहले ये एमएसएमई मंत्रालय जब नितिन गडकरी के पास हुआ करता था तब इन्होंने इस प्रकार के अलग अलग इनोवेशंस किए थे। आपको पता होगा एक पेंट भी इन्होंने, खादी का पेंट जो है वो भी क्या किया था, लॉन्च किया था। तो चलिए अब इसका सही जवाब क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है, उज्जैन मध्य प्रदेश है, या ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश है, या जयपुर राजस्थान है। ओंकारेश्वर जो है यहां पर तो अभी आपको पता होगा कौन सी, यूनिटी ऑफ वन मैन जो है, यूनिटी, ठीक है, यूनिटी ऑफ क्या किया जा रहा है, यूनिटी ऑफ वन मैन जो है इसकी क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। यानी सीधी सी बात है 108 फुट की ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा, शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य, इनकी प्रतिमा यहां पर क्या की जा रही है, लगाई जा रही है। इसके बाद उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश में, इसका सही जवाब जो है वो क्या है, गाजियाबाद है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में क्या किया जा रहा है, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है वो अभी हाल ही में यहां पर लौटा दी गई, यानी उसे स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, हाँ जी, आ जाएगी गंगा, ज्ञान गंगा जीके जी आएगी क्लास, जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। ठीक है, चलिए अभी आपके सामने अगले सवाल पर हम बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है जरा देखिए। मैनपुरी में एक सैनिक स्कूल है, आपको पता होगा, आप मैनपुरी के बारे में जानते हैं, सपा का गढ़ माना जाता है मैनपुरी को। ठीक है, सपा समाजवादी पार्टी जो है उसका गढ़ माना जाता है, किसको, मैनपुरी को। अभी आपको जवाब क्या देना है वो जरा सुनिए। मैनपुरी उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर कर दिया गया है, अभी आपको यह बताना है। मैनपुरी उत्तर प्रदेश का इलाका है, ठीक है। आपको समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं उनका पता होगा, मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से बड़ा संबंध रखते हैं। कौन है, मुलायम सिंह यादव, मुलायम है ये, और मुलायम सिंह यादव है। लेकिन इनकी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव जो है
इनकी पार्टी ने कल झटका किसको दे दिया भाई साहब, बीजेपी को झटका दे दिया। और कुछ ऐसे मंत्री थे जिनका त्याग पत्र दिलवाकर सपा में इन्हें क्या कर लिया, शामिल कर लिया गया है। तो अभी आपको पूछा जा रहा है कि ये सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर रखने का फैसला किया है। का कल्याण सिंह जी के नाम पर करने का फैसला किया, जनरल विपिन रावत के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, अभिनंदन वर्धमान के नाम पर। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, इनका नामकरण अभिनंदन वर्धमान के नाम पर नहीं करने का फैसला किया है, बल्कि जनरल विपिन रावत के नाम पर मैनपुरी की सैनिक स्कूल का नामकरण जो है वो किया जाना है। अभी हाल ही में आपको पता होगा राजनाथ सिंह जी जो है ना, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, इन्होंने ये घोषणा की है कि हम आगामी कुछ ही समय में 100 इस प्रकार के सैनिक स्कूल जो हैं वो सैनिक सोसाइटी के अंतर्गत लाने वाले हैं। यानी 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना और करने वाले। इसका मतलब उसमें सरकारी सैनिक स्कूल भी शामिल होंगे और कुछ निजी सैनिक स्कूलों को भी सैनिक सोसाइटी के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, लाने वाले हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, अभिनंदन वर्धमान नहीं है, इसका सही जवाब जनरल विपिन रावत साहब है, जिनका निधन जो है वो आपको पता होगा कुन्नूर जो है, कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है, हाँ जी, चलिए झुंझुनू, चित्तौड़, अलवर यहां पर स्कूलें हैं, ठीक बात है। राजस्थान में मिलिट्री स्कूल आपको बता रखे हैं, सैनिक स्कूल भी हैं, झुंझुनू में है, चित्तौड़ में है, अलवर में है। ठीक है, राजस्थान में 2 सैनिक स्कूल अजमेर में है और आपका धौलपुर में। इस पर हम लगातार आपके बातचीत करते जा रहे हैं। भारत के प्रथम सीडीएस अगर आपसे पूछा जाए कौन थे, तो सीडीएस का नाम आपसे पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। जनरल विपिन रावत जो है वो पहले सीडीएस थे। चलिए, राजस्थान के पहले सवाल पर हम बातचीत कर रहे हैं आपके सामने। पहला सवाल आपका ये रहा, जरा बताइएगा, राज्य का पहला 2400 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहां लगाया जाना है, ये आपको बताना है। राज्य का पहला 2400 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाया जाना है अभी हाल ही में। यह अल्ट्रा पावर प्लांट कहां लगेगा, यह बताइए जरा जी। सर करंट अफेयर्स की क्लास डी पर गलत आते हैं, डाल रखी है, क्या कहना चाह रहे हो नीतू जी, आपका कमेंट सही समझ में नहीं आया है। चलिए, राज्य का पहला 2400 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहां लगाया जाना है। अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में लगने जा रहा है, राज्य का पहला होगा। क्षमता कितनी होगी, 2400 मेगावाट क्षमता होगी इसकी, 2400 मेगावाट क्षमता का ये लगने वाला है। वैसे भी आपको पता होगा राजस्थान सौर ऊर्जा में आज देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है। कौन है, राजस्थान। इसके बाद आता है पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के मामले में भी हमारा कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। इसके बाद मैंने कहा था तीसरा स्थान ही 5वां स्थान है। और रूफटॉप जो है, रूफटॉप इस मामले में हमारा तीसरा स्थान है। ये रूफटॉप एनर्जी जो है इसका निर्माण भी राजस्थान में व्यापक स्तर पर अब किया जाने लगा है। ये 3 ऊर्जा के स्रोत हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिनमें हमारा जो है वो लगातार स्थान जो है वो बनाए हुए है। अब अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में पहला 2400 मेगावाट का कहां लगने जा रहा है, खेतड़ी झुंझुनू में नहीं है, गुडा वेस्ट। देखिए, एक दिन पहले हमारी इस गुडा वेस्ट के बारे में बातचीत हुई थी। लिग्नाइट आधारित संयंत्र जो है, लिग्नाइट अभी बात करता हूं मैं उस पर। लिग्नाइट आधारित जो है ऊर्जा संयंत्र, लिग्नाइट आधारित ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में कहां लगने जा रहा है, ऊर्जा संयंत्र। मैंने उसकी इमेज भी आपके साथ शेयर की थी। देखिए, उसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं कर रखा है, हालांकि वो न्यूज जयपुर इलाके की है, लेकिन ये स्थान जो गुडा वेस्ट है, अगर आप इस स्थान को सर्च करोगे तो ये गुडा वेस्ट स्थान आपका झुंझुनू में भी दिखाएगा और जयपुर में भी। लेकिन ध्यान रखना, गुडा वेस्ट अगर लिग्नाइट से संबंधित है, लिग्नाइट से संबंधित है, तो लिग्नाइट आपको पता है, लिग्नाइट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कहां पर होगा, जयपुर में होगा। लेकिन स्थान है तो गुडा वेस्ट स्थान झुंझुनू में भी पड़ता है, लेकिन ये लिग्नाइट आधारित ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहां लगाया जा रहा है, जयपुर में लगाया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखना। पलाना बीकानेर में नहीं है, खेतड़ी झुंझुनू में नहीं है, इसका सही जवाब है दानपुर जो है जगह है बांसवाड़ा में, वहां 2400 मेगावाट जो है। ठीक है, हाँ जी, नीलू शिखा जी आपका कमेंट मैंने देख लिया है। क्लास की डी पर गलत डेट 17 डाल रखी है, क्या डाल रखा है उसको चेक करवाएंगे।
ठीक है। दानपुर बांसवाड़ा जो है इसका सही जवाब क्या है, दानपुर बांसवाड़ा इसका सही जवाब है। वहां पर राज्य का अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट जो है वो अभी हाल ही में क्या किया जाना है, लगाया जाना है। 2400 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहां लगाया जाना है, तो दानपुर बांसवाड़ा में इस प्रकार का प्लांट जो है वो लगाया जाना है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगले बात करते हैं, अगला सवाल आपका क्या है जरा देखिए। पहला सवाल ही इंपॉर्टेंट था राजस्थान का, इस बारे में आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जानकारी रखना, आपसे आगामी परीक्षाओं में इस पर सवाल पूछा जा सकता है। करौली जिला स्तरीय इन्वेस्ट समिट का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है। करौली में अभी जिला स्तरीय इन्वेस्ट समिट चल रहा है। देखो राजस्थान इन्वेस्ट जो है ना, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022, इस समिट को कुछ समय के लिए कोविड-19 की वजह से अभी स्थगित कर दिया है। वैसे जनवरी माह में ये जयपुर में क्या होना था, आयोजित होना था, लेकिन कुछ समय के लिए इसे क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है अभी हाल ही में। इसमें आपके सामने करौली जिला, अभी जिला जयपुर जिला जो है, जयपुर जिला इन्वेस्ट समिट भी आयोजन किया गया। अब इनका आयोजन जिला स्तर पर किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में आपको बताना है करौली जो है, इस करौली में इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो करौली जिले के इन्वेस्ट स्तरीय समिट का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। हमारे उद्योग मंत्री कौन है, तो शकुंतला रावत है। उद्योग मंत्री कौन है, शकुंतला रावत है। इनके पास देवस्थान विभाग भी है। क्या है, देवस्थान विभाग का प्रभार भी इन्हीं के पास है। ममता भूपेश जो है वो महिला एवं कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, महिला एवं क्या है, बाल कल्याण मंत्रालय जो इनके पास है, ममता भूपेश के पास है। जाहिदा खान जो है वो ध्यान रखना शिक्षा मंत्रालय में राज्य शिक्षा मंत्री है। राज्य शिक्षा मंत्री कौन है, जाहिदा खान है। तो अब देखिएगा, उद्योग मंत्री महिला बाल विकास राज्य शिक्षा अशोक चांदना जी जो हैं, ये अशोक चांदना जो है इनके पास युवा एवं खेल मंत्रालय है। युवा एवं क्या है, खेल मंत्रालय जो है वो इनके पास है। तो इस करौली इन्वेस्ट समिट का जो है वो अभी हाल ही में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका उद्घाटन किया गया है अशोक चांदना जी के द्वारा। अशोक चांदना करौली जिला स्तरीय इन्वेस्ट समिट जो है, इस समिट का इन्होंने हाल ही में क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 है, इसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। स्थगित का कारण मैंने बता दिया, ओमिक्रॉन है आपका, ओमिक्रॉन इसके स्थगित करने का क्या है, कारण है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपके सामने। यहां पर एक खान विभाग ने राज्य स्तरीय ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत इन्वेस्ट राजस्थान के तहत अडानी ग्रुप जो है उसके साथ 5000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं अभी हाल ही में। ठीक है, जरा देखो भाई, खान विभाग ने राज्य स्तरीय ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत इन्वेस्ट राजस्थान के तहत अडानी ग्रुप के साथ, किस ग्रुप के साथ, अडानी ग्रुप के साथ कितना, देखिए भैया केंद्र सरकार जब कोई करती है तो कहते हैं अडानी को बेच दिया, उसको बेच दिया। अब राज्य सरकारों का हाल देख लो, कितने करोड़ रुपए, इतनी राशि को देखकर राज्य सरकार खुद उनके कदमों में जाती है। राशि कितनी है, 5000 करोड़ रुपए की राशि है। 5000 करोड़ रुपए की राशि का एमओयू अभी हाल ही में किसके साथ किया, अडानी ग्रुप के साथ किया, ये राजस्थान सरकार है। ठीक है, तो जरा देखो, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का मुख्यालय जो है वहां पर इस ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आपको यह बताना है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो यहां सही जवाब क्या होगा, जोधपुर नहीं होगा, इसका पाली भी नहीं होगा और बीकानेर भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, उदयपुर में राजस्थान खान खनिज लिमिटेड जो है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय हमारे उदयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। उदयपुर इसका सही जवाब है। मुझे ये बताइएगा अब राजस्थान के खान एवं खनिज मंत्री कौन है, खान एवं खनिज मंत्री कौन है राजस्थान के, खान एवं खनिज मंत्री राजस्थान में कौन है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल तब तक देख लीजिएगा। आपका सवाल है, राज्य की किस संस्थान ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय वायु सेना जो है उसके साथ शोध हेतु एमओयू किया है। अच्छा सवाल है, परीक्षा में इंपॉर्टेंट सवाल की दृष्टि से इस सवाल को आप देख सकते हैं। तो जरा बताइएगा यहां पर क्या है, राज्य की किस संस्थान ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय वायुसेना के साथ रक्षा क्षेत्र में शोध हेतु एमओयू किया है, यानी
वायुसेना के साथ समझौता किया, ऐसी आपको बताना है कि संस्था कौन सी है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका नाम है, एमओयू। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसके साथ किया है, वायुसेना के साथ किया, यानी एयरफोर्स के साथ, वायुसेना के साथ इस प्रकार का समझौता किया है। संस्था कहां स्थित है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। आपको ये पता होगा जेएलएन मार्ग जो है, आपने कभी देखा है जेएलएन मार्ग, उस जेएलएन मार्ग पर ये क्या है, स्थित है। तो उस संस्था का नाम क्या है, तो ये नहीं है आईआईटी जोधपुर के साथ नहीं, आरटीयू कोटा के साथ नहीं, इसका सही जवाब है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट जो है आपका कहां पर है, जयपुर में है। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट जो है ऑफ टेक्नोलॉजी, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, उसके द्वारा किया गया। हाँ, खान मंत्री आ गया भैया, सही जवाब आया है आपका, ठीक है। चलिए, यहां एमएनआईटी जयपुर जो है इसके द्वारा इसका समझौता किया गया। एयरफोर्स और किस सरकार के मध्य हुआ है, तो राज्य की एमएनआईटी जो संस्था है वो और आपकी वायुसेना है, इन दोनों के बीच एमओयू हुआ है। तो यहां लिख देता हूं मैं एमएनआईटी जयपुर और वायुसेना के बीच इस प्रकार का समझौता किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपका क्या है भैया, ये रहा मेरे मित्रों बंधुओं आपके सामने आज की क्लास का अंतिम सवाल मैं रखने जा रहा हूं, जरा देखिएगा क्या है अंतिम सवाल। यहां आपका अंतिम सवाल जो है वो ये वाला है कि पारदर्शिता बढ़ाने के में ई बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल जो है, ई बिजनेस या बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल को प्रोजेक्ट के तौर पर किन जिलों में लागू किया जा रहा है, उसका आपको क्या बताना है, नाम बताना है, ठीक है। जरा बताइए तो क्या होगा इसका सही जवाब। पारदर्शिता बढ़ाने में ई बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल को प्रोजेक्ट के तौर पर किन जिलों में लागू किया जा रहा है, तो मैंने आज ही आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में, एक उदयपुर और एक जोधपुर जिला है, वहां पर इन दोनों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। और क्या है, बिजनेस में पारदर्शिता किस प्रकार हो, इसको लेकर के ई बिजनेस नाम का एक पोर्टल है, ई बिजनेस नाम का एक पोर्टल है, इसी को हम कह सकते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल। बिजनेस टू क्या है, बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल जो है वो इसी का नाम है। ये किसके द्वारा और किसके नेतृत्व में किया जा रहा है, तो राजस्थान सरकार के नेतृत्व में ये ऐसा हो रहा है। ई बिजनेस है, इसको पायलट प्रोजेक्ट पर राजस्थान के कई विभागों में भी लगाया जा रहा है, प्लस इसके साथ साथ राजस्थान के एक तो आपके उदयपुर जिला है और एक आपका कौन सा है, जोधपुर जिला है। इन दो जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर क्या किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी कुछ हद तक, तो कुछ और बातें जो बच गई है वो कल की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी मित्रों को एक बार फिर राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारों शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद के बताए मास्ते पर उठो जागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक आप लगातार जीवन में आगे बढ़ते रहें, इस प्रकार का संदेश आप अपने अंदर आत्मसात करिए। और अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे दोस्तों।